हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम 50 डेज 50 मार्क्स का हमारा जो इनिशिएटिव है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेशन में आई एंड आईएफएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 33 एंड 34, जिनसे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है और जिनसे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज डे 39। बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड, अगर आप लोग जेआईबी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दिस साइकिल या फिर द नेक्स्ट साइकिल, सो वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स टू हेल्प यू इन दैट। इसमें आपको चारों कंपोनेंट्स या फिर इवन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो हमारा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, इसके साथ साथ लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। JIB75 कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके साथ साथ वी हैव द सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पर आपको जो है लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डेड वीडियो जो मैंने मास्टर कोर्स में कहा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 33, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हुए कई बार कई एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय द फॉरेन करेंसी, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। कई बार आपको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या फिर अदर बिजनेसेस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर दिस इफ़ यू आर यूजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, दैट एंटायर ट्रांजैक्शन का जो पूरा सेट है, बायर्स सेलर्स, उनके डिसीजंस, एवरीथिंग कम्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, आई होप द बेसिक इज क्लियर नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स भी यहाँ पे देख लेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये सारा कुछ रेगुलेट होता है। और फॉरेन एक्सचेंज जो ये टर्म है, इसे भी फीमा एक्ट में डिफाइन किया गया है कि किसी भी तरह का एक्सचेंज आप कर रहे हैं विद रुपी of any other foreign currency that comes under the FEMA Act and foreign exchange का definition। तो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक क्रेडिट, डिपॉजिट, बैलेंस, ड्राफ्ट, चेक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर हम देखें 1971 से पहले उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट जो है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होल्ड कर रहा था। बट 1971 के बाद जब ग्लोबल ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, वी थॉट कि यस, फॉरेन एक्सचेंज इज समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। इंडिया में भी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस हो गई। इट इज़ मोस्टली एन ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, OTC है, डायरेक्ट डीलिंग होती है। मुझे लेट से यूएस के किसी डीलर के साथ, किसी पर्सन के साथ डीलिंग करके मैं डायरेक्टली उनसे फॉरेन करेंसी और मेरा रुपी वो जो है एक्सचेंज होता है। एवरी कंट्री इस मार्केट में 24 आवर्स ये मार्केट ओपन रहता है। कैसे सर? हमारा मार्केट तो सुबह 10 बजे 3 बजे बंद हो जाता है। तो हमारा तो बंद हो जाता है, बट एनी अदर कंट्री वहाँ पर तो ओपन रहेगा क्योंकि वहाँ पे दिन हो रहा होगा, राइट? तो ऐसे 24 आवर्स ये ओपन रहता है। अब इवॉल्व हुआ है 1978 से, पहले काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी, अभी रेस्ट्रिक्शंस है। लाइक अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनली जो हम करते हैं। करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू के ट्रांजैक्शंस जो रिकरिंग है और जिसमें कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, यू आर मेकिंग पेमेंट या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं मनी टू एनी रिलेटिव। ठीक है, दैट इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मीन्स लार्ज अमाउंट के ट्रांजैक्शंस और जिसमें एसेट या लायबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं इन यूएस एंड उसके लिए मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैपिटल अकाउंट पे अगर आपको इतना पैसा, ठीक है, कन्वर्ट करके दूसरे करेंसी में लेकर जाना है तो देर इज़ अ सीलिंग, लिमिट है। 1990s से अगर हम बात करें तो ये अगेन यहाँ पर दिया हुआ कि ये स्लाइड उतनी इंपॉर्टेंट है बट एक बेसिक बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर काफ़ी चेंजेस लाए गए, फॉरेक्स मार्केट का डेवलपमेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये था कि आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट इज बीइंग डिसाइडेड बेस्ड अपॉन व्हाट RBI सेस। अगर $1 के सामने अगर 40 रुपीज़ है, ये RBI ने कह दिया कि 40 रुपीज़ है तो इतना ही होगा। बट आज के डेट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। तो सी रंगराजन कमेटी ने धीरे धीरे ये चीज़ इंप्लीमेंट करवाई थी कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पर हो। साथ के साथ हमने जो करंट अकाउंट में कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी, पहले ये भी रेस्ट्रिक्टेड था कि इतना ही पैसा आप जो है दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं, बट उस रेस्ट्रिक्शन को भी हमने रिमूव कर दिया। आगे जाकर सुधानी कमेटी को बिठाया गया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो है रिकमेंडेशंस दे सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस फॉरेक्स मार्केट के? लिक्विडिटी है, यानी कि अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं देर इज ऑलवेज अ बायर, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं देर इज ऑलवेज अ सेलर। लिक्विड, इजीली ये ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। प्रॉम्प्ट है बिकॉज इमीडिएटली आप सेल करना चाहते हो तो इमीडिएटली यू विल गेट द बायर।
ऑलवेज अवेलेबल, यू डू नॉट नीड टू वेट। अवेलेबिलिटी, यस, वैल्यू है चीज़ों की, उनकी वैल्यू डिसाइड होती है मॉनेटरी टर्म्स में सारे चीज़ों की, एंड यू कैन बाय एंड सेल थिंग्स। मार्केट ट्रेंड पता चलता है कि कौन से कंट्री में कैसा है, किस पर्टिकुलर मार्केट का क्या ट्रेंड है। मार्जिन यहाँ पे पता चलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को करने के लिए यू एक्चुअली रिक्वायर कि जैसे आपको 100 रुपीज़ का फॉरेन करेंसी बाय करना है, तो आपने वो डील कर लिया, 10 रुपीज़ पे कर दिया, एंड बाद में आप बाकी पे कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर लेट से कुछ कमीशन है, वो भी आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो तो कमीशन भी पे करना है, दैट इज द थिंग। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? जनरली बैंक्स जो कि ऑथराइज डीलर्स का उन्हें टैग दिया हुआ होता है बाय द आरबीआई, ब्रोकर्स, इंडिविजुअल, सेंट्रल बैंक, सॉवरन फंड्स, हेज फंड्स, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स है। सॉवरन फंड्स आर गवर्नमेंट्स के, सॉवरन, हेज मीन्स टू रिड्यूस द लॉस एंड इंक्रीज द प्रॉफिट, ऐसे, ठीक है। ये सारे एंटिटीज जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अक्टूबर के क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेक्स मार्केट? आरबीआई, ऑथराइज डीलर्स, कस्टमर्स, सेबी, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट्स में अभी आरबीआई सेबी का तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया नहीं है, बट इफ़ यू सी ऑल द फोर ऑफ देम जो है यहाँ पर है, कस्टमर्स होंगे, ऑथराइज डीलर्स तो होंगे, आरबीआई भी फॉरेक्स मेंटेन करता है, एंड फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन सभी के थ्रू भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है, बट या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रेगुलेटर्स जो है फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होंगे। अब जून में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, फॉरेक्स मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। द मार्केट ऑपरेट्स द एनॉर्मस मनी सप्लाई एंड गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशन, करंट मार्केट कोटेशन, ठीक है। फ्रीडम होता है यहाँ पर, यस। 24 आवर शेड्यूल है इसका, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट है ट्रेडिशनली नो सर्विस चार्जेस एक्सेप्ट फॉर अ नेचुरल बिड या आस्क स्प्रेड, ठीक है। तो आप जैसे बैंक्स करते हैं कि डिपॉजिट इतना पे लिया और फिर लोन जो है थोड़ा ज़्यादा पे दे दिया, एंड दोनों के डिफरेंस के हिसाब से वो कमाते हैं, वैसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। कोई खास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यस, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ना फीमा एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। इंडिया एंड इंडिया के बाहर एप्लीकेबल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उस पर भी फीमा एक्ट एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि इंडिया में है तभी एप्लीकेबल है। तो इसमें 7 चैप्टर्स 49 सेक्शंस अथॉरिटीज़ का इंपॉर्टेंट जो है फीमा एक्ट में दिया हुआ है। फीमा एक्ट पहले फेरा एक्ट था, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव था, इसे चेंज किया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए, और इसको चेंज करने के बाद हमने ये देखा कि यस, फीमा एक्ट जो है ये यहाँ पर लाया गया। इसके अलावा डिफरेंट अथॉरिटीज़ है लाइक आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भी अथॉरिटीज है लाइक वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स लाइक डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कैपिटल मार्केट डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में फॉरेन ट्रेड डिवीजन, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिनको अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर द फेम एक्ट पकड़ाया गया, राइट। अब सबसे पहले हम जो अथॉरिटीज़ एक्चुअली जो एंटिटीज़ हैं जो सही तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं, उन पे कुछ पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ईडी। ईडी के बारे में आपको पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि पेनल्टी इंपोज कर सकता है। द अदर अथॉरिटीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ये नोटिस इशू कर सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को सही कर लीजिए, ठीक है, ऐसा। तो अगर इन दोनों के जो डिसीजंस है उससे आप सहमत नहीं हैं तो आप आगे इस चीज़ को अपील कर सकते हैं, लाइक स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, जो भी ये डिसीजन है ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको सही नहीं लग रहा तो यू कैन अपील। सिमिलरली एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जहां पर आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड स्पेशल डायरेक्टर, इन दोनों के लिए, ठीक है। इनका आपको डिसीजन फर्स्ट स्टेज नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ पर, अब इन दोनों का डिसीजन नहीं सही लगा तो यू कैन कम एंड अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। एंड ऑथराइज्ड पर्सन तो एक बेसिक डेफिनेशन है ही है, बिकॉज एसबीआई लाइक इट इज़ एन ऑथराइज्ड डीलर, हम ये मानते हैं, तो आरबीआई उन्हें डेजिग्नेट करता है कि आप फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यस, एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड पर्सन। प्रोविजंस यहाँ पे सेक्शन 3 के अगर आप देखो, कुछ जो डीलिंग्स है फॉरेक्स रिलेटेड, उनके अलावा ऑथराइज्ड पर्सन जो है प्रोहिबिट्स डीलिंग्स इन द फॉरेक्स एक्सेप्ट थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन, तो कोई और पर्सन, कोई और एंटिटी जो है फॉरेन करेंसी के डीलिंग्स नहीं कर सकता, एक्सचेंज जो है फॉरेन करेंसी को नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर। कैसे फॉरेक्स को मैनेज करना है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड सेक्शन 4 एंड 6 में। 7 में आरबीआई को किस तरह के इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर्स देंगे, सेक्शन 8 में फॉरेक्स इंडिया में लाना और ड्यूटीज़ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन्स क्या है, सेक्शन 10-11 में दिया हुआ है। 13 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स क्या है,
36-37 में ईडी को एस्टैब्लिश किया गया, किसके क्या पावर से ईडी में, ये सब बताया गया। अब नेक्स्ट टर्म इज द फेडाई, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज इट? फेडाई अगर हम देखें नाम से पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स यानी कि ऑथराइज जो डीलर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है। तो यू कैन कंपेयर दिस टू अ फैक्ट्री जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। इन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सारे वर्कर्स मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएंगे कि हमारे इशू है? नहीं, उनका एक लीडर होगा और वो पहुंचेगा मैनेजमेंट के पास, ठीक है, और वो लीडर बताएगा कि हाँ ये इश्यूज है। इस तरीके से फेडाई इज द लीडर और वी कैन से एन इंटरफेस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, ठीक है, उनका ग्रुप है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द इंटरफेस। डायरेक्टली आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के लिए सही चीज़ें लेकर आते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं। फंक्शंस इसके एडवाइज एंड असिस्ट बैंक पर्सनल एक्रेडिटिंग फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। तो फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। मेंबर बैंक्स यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट फॉरेन सेक्टर बैंक्स होते हैं। एफआईएमएमडीए भी यहाँ पर मेंबर है इन फेडाई, ठीक है। फेडाई अब कुछ बेंचमार्क्स भी लेकर आता है। मेन काम है क्या है? इंटरफेस बनना, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के इश्यूज क्या है। दूसरा काम ये है कि स्टैंडर्ड्स लेकर आना कि हाँ कैसे कैसे क्या काम होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है एस्टैब्लिश करना। थर्ड थिंग ये है कि यहाँ जो भी डीलिंग्स किए जा रहे हैं तो वो काफ़ी बार ब्रोकर्स के थ्रू होता है, तो ब्रोकर्स को एक्रेडिट करना कि हाँ दिस इज़ अ राइट पर्सन जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर डील को ब्रोकर करके सही कर सकता है। ब्रोकर्स को एक तरीके से स्टैंप लगा देना कि दिस इज़ द राइट पर्सन टू डू दिस ब्रोकरिंग। इसके अलावा ट्रेन करना बैंक पर्सनल को कि फॉरेक्स रिलेटेड डीलिंग्स कैसे आपको मैनेज करना, एडवाइस करना, मेंबर बैंक्स को रिप्रेजेंट करना, बैंक्स को डेली एंड पीरियोडिकल बेसिस पर जो डिफरेंट रेट्स हैं उनको मेंशन करना मेंबर बैंक्स को, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अब ये बेंचमार्क जो है एफबीआईएल, एफआईएमएमडीए, आईबीए, फेडाई ये सब मिलकर बेंचमार्क्स लेकर आते हैं यहाँ पर। तो हमें समझ में आ गया कि क्या फंक्शन है, बेंचमार्क्स कौन कौन लेकर आता है। मेक ए क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सनल इन द एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्रेडिटेशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल रेट्स टू मेंबर बैंक्स, ठीक है। बैंक पर्सनल को ट्रेन करते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स को एक्रेडिट करते हैं, अनाउंस करते हैं डेली एंड पीरियोडिकल रेट्स, ठीक है। तो ये तो तीनों ही अगर हम देखें अभी अभी हमने पढ़ रखा है, तो 1, 2 एंड 3 सी विल बी द राइट आंसर। अपील्स अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्पेशल डायरेक्टर, इन दोनों का खिलाफ अपील्स कौन सुनता है? तो द आंसर इज एपेलेट ट्रिब्यूनल, सी, राइट, सी होगा यहाँ पे। ओके, यस। देर आर अदर थिंग्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म, यानी कि जो इंडिविजुअल्स है वो भी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग कर सके उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है। तो ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये प्लेटफॉर्म पे बैंक्स के लिए रिस्क कम है, ट्रांजैक्शन ईजिली हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट है, प्राइस डिस्कवर हो जाता है। कस्टमर्स यहाँ पर इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये सब होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है वो इनकी सेटलमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। लाइक टी डे, एक 1 जन को आपने कोई फॉरेन करेंसी बाय करने से रिलेटेड डील की है, तो वो सेम डे पे आपके अकाउंट में आ जाए और आपका रुपी जो है एक्सचेंज हो जाए, तो दैट इज टी डे, सेम डे। इसे कैश या रेडी ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब टर्म इज टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि 1 जन को किया एंड लेट्स से नेक्स्ट डे इज ऑल्सो वर्किंग, तो 2 जन को ये सारा सेटल हुआ, तो इसे T+1 सेटलमेंट कहते हैं। टर्म स्पॉट इज T+2, ठीक है, 2 डेज में, लाइक 3 जन तक सेटल हो रहा है सारा कुछ। फॉरवर्ड इज मोर देन दैट, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, फरवरी, मार्च ऐसे सेटल हो रहा है। अब थर्ड थिंग इज ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर जो है 13 मंथ्स तक के US डॉलर INR रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। आप जो भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस कितने टेन्योर तक मैक्सिमम कर सकते हैं? दैट इज 13 मंथ्स तक के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम देखें तो CCIL के द्वारा लाया गया है, तो दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, कौन लेकर आया एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? तो CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2019 में। डेली ट्रांजैक्शंस पर कोई लिमिट या सीलिंग नहीं है। आप इस पे CCIL के अगर आपको चाहिए कि आप फॉरेक्स एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करो, तो यू कैन जस्ट अप्रोच CCIL। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, तो आप CCIL को अप्रोच करेंगे तो CCIL विल गिव यू द क्रेडेंशियल्स एंड आप लॉग इन करके ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बैंक्स आप चूज कर सकते हैं किसके साथ ये फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे, एंड आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज 50,000 US डॉलर्स तक का डेली ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना है, वरना तो नहीं।
सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। अब देर आर, ये जो इंटरनेशनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिफरेंट थिंग्स होते रहते हैं, एनआरआई के अकाउंट्स इंडिया में ओपनड है, तो इंटरनेशनल अकाउंट्स है, तो ये इंटरनेशनल अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट जो है वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया पे इंटरेस्ट रेट्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? रेपो। ठीक है, रेपो रेट के बेसिस पर सारे इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इंटरनेशनली वो डिपेंडेंट होता है ऑन द लिबोर। ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट करके एक इंटरेस्ट रेट है रेपो टाइप का, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये लिबोर में ये रिसेंटली देखा गया कि मैनिपुलेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एज अ स्टैंडर्ड हटाकर हम अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ कहा गया। तो कई कंट्रीज ने सजेस्ट किया, लाइक यूएसए सजेस्टेड एसओएफआर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यूके ने सजेस्ट किया स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट सोनिया, ईयू ने सजेस्ट किया ईएसटीआर यूरो शॉर्ट टर्म रेट, स्विट्जरलैंड ने सजेस्ट किया सैरॉन स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, जापान ने सजेस्ट किया टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। ठीक है, टोनार ये सजेस्ट किया। तो दीज आर द वेरियस सजेशंस, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन इंटरेस्ट रेट्स के, लाइक ये सिक्योर्ड है, इसके पीछे आपको जो है कुछ सिक्योरिटी या कोलेटरल दिखेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स किया जाता है तो वो सिक्योर्ड वे में है। किसके लिए है, कितना टाइम पीरियड के लिए, टेनोर क्या है, ओवरनाइट बेसिस के लिए ये सारे इंटरेस्ट रेट सजेस्ट किए गए। कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है? बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, और सैरोन एक है जो ओनली बैंक्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। ठीक है, तो किस कंट्री ने क्या सजेस्ट किया, ये बार बार आता है एग्जाम में, यू शुड रिमेंबर। अब लिबोर से इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स भी लिंक थे। 2021 में हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें जो है लिंकेज हटाकर अल्टरनेट रेट्स को लेना चाहिए। Now, make a question which among the following is not a alternate reference rate. ठीक है, so for सोनिया सोफिया ESTR, तो ये तो है यूएस का, ये यूके का है, सोफिया कुछ नहीं है, ESTR इज ऑफ EU। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ये कि अल्टरनेट रेफरेंस रेट नहीं है। मेक अ क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज द अल्टरनेट रेफरेंस रेट ऑफ यूएसए सजेस्टेड टू बी यूज्ड बाय वेरियस सेंट्रल बैंक्स इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिबोर। ठीक है, तो लिबोर के बदले यूएस ने कौन सा सजेस्ट किया? एसओएफआर को सजेस्ट किया, ए इज द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड बाय यूके, ये जून में आया था, तो बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ गुड आइडिया। तो यूके ने सोनिया जो है वो यूके गई है घूमने, ऐसा आप याद रख सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, यूके ने सोनिया सजेस्ट किया। सैरोन कहाँ का रेट है, ये भी जून में आया था, तो स्विट्जरलैंड, डी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं आप, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू एनी कस्टमर ऑफ अ बैंक, बैंक कस्टमर्स के लिए। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर कस्टमर ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन सीसीएल प्लेटफॉर्म, कस्टमर्स कैन चूज टू कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट थ्रू एनी बैंक ऑफ हिज चॉइस। तो ये तीनों चीज़ें तो सही है, बट सीलिंग कुछ नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का। हाँ, अमाउंट का है कि 50,000 से ऊपर, 50,000 यूएस डॉलर से ऊपर आपको चार्जेस लगेंगे, कोई ट्रांजैक्शंस की सीलिंग नहीं है। ठीक है, तो बी इज अ रॉन्ग फीचर, राइट। Now the last part, international depository receipts. Let us say इन्फोसिस के शेयर्स हैं आज, और ये जो इन्फोसिस के शेयर्स है वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो और वहाँ के इन्वेस्टर्स बाय करें। तो इन्फोसिस के शेयर्स को अगर आप फॉर्मल चैनल में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग में ले जाना चाहते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। तो ये इन्फोसिस जो है अप्रोच करता है यूएस ब्रोकर से कि भाई हमारा शेयर्स भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे आए, क्या क्या करें? तो ये यूएस ब्रोकर कहता है ठीक है देखते हैं। तो यूएस ब्रोकर अब लोकल कस्टोडियन बैंक, ठीक है, लेट्स से एसबीआई इसका लोकल बैंक है इंडिया में, जिससे इसकी जो है साठगांठ है या फिर अच्छी रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो उनको बोलता है कि भाई प्लीज़ चेक दिस, इन्फोसिस का शेयर्स वैलिड है क्या नहीं है, बिकॉज आई एम इन यूएस, आई मे नॉट बी नोइंग। तो वो चेक करते हैं, बैंक ने कह दिया तो ठीक है सही है, इसने बैंक ने कह दिया ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। तो यूएस ब्रोकर विल गो एंड अप्रोच बैंक ऑफ अमेरिका कि भाई ये शेयर जो है लिस्ट होने के लिए कहा है, वैसे तो टाइम लगेगा बट आप एक डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू कर दो। तो अमेरिका डिपॉजिटरी रिसीट 1 ADR, बैंक ऑफ अमेरिका, 1 ADR इज इक्वल टू लेट्स से 10 शेयर्स, इस तरीके से कुछ डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू कर दिया। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट जो भी खरीद रहा है 10 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस खरीद रहा है, ऐसा। ये शेयर्स का नंबर जो है फ्रैक्शनल भी हो सकता है, सो दैट इज द थिंग। तो अगर ये अमेरिका में इश्यू हो रहा है डिपॉजिटरी रिसीट, तो एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, कहीं और हो रहा है तो जीडीआर है। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, और यहाँ जो भी एडीआर का इन्वेस्टर है उसके राइट सेम लाइक शेयर होल्डर्स होंगे, और सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसके हिसाब से होगा।
और इस वे में आईपीओ भी इशू किया जा सकता है, फर्स्ट टाइम भी लाया जा सकता है शेयर्स को इन द मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बेनिफिट क्या है, ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी है, जो भी ये शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं, मार्केट एक्सपोजर सब कुछ, इन्वेस्टर के लिए भी उसका पोर्टफोलियो वाइड हो रहा है एंड वेरियस अदर थिंग्स। अब यूएस डॉलर इंडेक्स, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इंडेक्स के थ्रू पता चल रहा है हमें, यानी कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में किस तरीके से एक्सचेंज रेट इसका वेरी हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है। कौन से करेंसीज के कंपैरिजन में, जिन भी कंट्रीज के साथ यूएस का बहुत जो है इम्पोर्टेंट एंड अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, तो यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, जापानीज येन, कनाडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या स्वीडिश क्रोनर, ये सारे आपके जो है डिफरेंट करेंसीज है और डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज है जिनके साथ यूएस को बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप है। तो इनके साथ जो एक्सचेंज रेट है उसमें वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं इन करेंसीज के साथ, दैट इज समथिंग दैट दिस यूएस डॉलर इंडेक्स टेल्स। यानी कि मोटा मोटा यूएस का ट्रेड रिलेटेड जो भी कंट्रीज है उन कंट्रीज के साथ एक्सचेंज रेट्स कैसे वेरी हो रहे हैं और क्या इसकी वजह से ट्रेड पे इम्पैक्ट होगा, वो चीज़ें आप एसेस कर सकते हो। तो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट यूरो का है यहाँ पे, क्योंकि यूरो के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड रिलेशनशिप है यूएस का। सेकेंड आई वुड से, जैसा कि आप देख सकते हैं, जापानीज येन है, थर्ड ब्रिटिश पाउंड है, इस तरीके से कैनेडियन डॉलर, देन इस तरीके से। ठीक है, सबसे लीस्ट स्विस फ्रैंक का यहाँ पर जो वेटेज है वो है। अब ये चीज़ 1973 में स्टार्ट हुई थी, उस समय 100 था बेस, हम कह सकते हैं 100 इस इंडेक्स का वैल्यू। अब आगे जाकर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या वेरिएशन है वो पता चल रहे हैं। 1985 में 164.72 ये हाईएस्ट वैल्यू था, और इसका जो इंडेक्स का वैल्यू है वो यूएसए के इन कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है मैक्रो इकोनॉमिक, उस पर बेस्ड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 करेंसीज यूएस डॉलर इंडेक्स में जो है, चाइनीज युआन ये तो नहीं है, फ्रैंक, पाउंड, क्रोनर ये सब था। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट विच फॉर्म द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स, अभी अभी हमने देखा यूरो। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट 34th चैप्टर, ये चैप्टर से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, काफ़ी सिंपल है कि मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं और उनके वजह से क्या इफेक्ट्स है, बस। कौन से मार्केट्स इंटरकनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है, यही चीज़ें। ठीक है, कनेक्टेड मतलब कनेक्शन है उनके बीच में, क्या कनेक्शन हो सकता है। रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक, बैंक जो है इंश्योरेंस सेल करते हैं, तो बैंक एश्योरेंस इट इज कॉल्ड, सो दैट इज वन कनेक्शन। डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, डोमेस्टिक, ग्लोबल, रीजनल। और ये कनेक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि बैंक के कस्टमर्स के थ्रू इंश्योरेंस सेल हो जा रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी को इश्यू होगा तो बैंक को पकड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री स्प्रेड होते हैं, उसे हम कंटेजियन इफेक्ट, कंटेजियन मीन्स टू स्प्रेड, ये इफेक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले, अगर लेट से यूएस में कोई बैंक फेल हो रहा है और उस बैंक के साथ बहुत सारे कंट्रीज के बैंक्स के रिलेशनशिप है फाइनेंशियली, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचेगी, यूएस का स्टॉक मार्केट डाउन होगा, ये सारे कंट्रीज का स्टॉक मार्केट भी फॉल होगा। तो सबसे पहला चैनल है ऑफ दिस कंटेजियन इफेक्ट इज इंफॉर्मेशन चैनल, इंफॉर्मेशन के थ्रू डिस्ट्रक्शन होगा। अब दूसरा रियल चैनल, यानी कि एक्चुअली ये जो बैंक है वो डाउनफॉल हो रहा है, तो इसमें इनके अकाउंट्स है, तो ये बैंक्स भी फिर क्लोज होने लगते हैं, बैंकरप्ट होने लगते हैं, तो दैट इज अ रियल चैनल। ठीक है, सो दीज आर द टू चैनल्स थ्रू विच दिस एक्सेस हैपेंस। ठीक है, कैसे कैसे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रहा है, एक्सेस, डी रेगुलेशन, ये सारे हमारे पॉइंट्स है कि जितना ज़्यादा हम दूसरे कंट्रीज़ के या फिर दूसरे जो फील्ड्स हैं उनको एक्सेस देंगे एक दूसरे का, उतना ज़्यादा हमारा जो है इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगा। रेगुलेशन जितना थोड़ा कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा प्राइवेट सेक्टर एंड वेरियस अदर एंटिटीज़ को टू कनेक्ट विद ईच अदर। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, डिपेंडेंस हो जाती है दूसरे कंट्रीज़ के सेविंग्स पे, क्रॉस बॉर्डर फंड का मूवमेंट का जो है उसके बारे में पता चलता है। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स इंडिया और यूएस के बीच में लेट से कुछ फाइनेंशियल रिलेशनशिप होनी है, तो दोनों का जो इंटरेस्ट रेट्स एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स में समन्वय लाने की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ है। और जो रेगुलेशन है वो भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, एंड इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरकनेक्टेडनेस कम होगा तो आपका ट्रांसमिशन कम होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि रेपो रेट पर अगर इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, रेपो रेट चेंज हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी वेरी होते हैं, होम लोन, कार लोन वगैरह के। अगर ये डिपेंडेंस कम है तो ट्रांसमिशन नहीं होगा रेपो रेट में, चाहे आरबीआई कुछ भी चेंजेस कर ले, हमारे इकोनॉमी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है इंटरकनेक्टेडनेस।
एक कंड्यूट है थ्रू विच सिग्नल्स जो है आरबीआई एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह बताते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेविंग्स एंड ऑल आते हैं और इकोनॉमी फाइनेंशियल सेंटर बनती है। कंपटीशन बढ़ता है बिकॉज बाकी कंट्रीज के साथ आपको कनेक्ट करना है तो यू हैव टू कम्पीट विद देम। इनोवेशन होता है कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, मार्केट डिसिप्लिन आता है एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह को अडॉप्ट करते हैं। ये तो सारे फेवर में चीज़ें। अब अगर हम हेट्रोजेनिटी देख ले, यानी कि किस वजह से इंटरकनेक्टेडनेस कम होता है, तो नेचर अलग अलग है, स्कोप अलग अलग है। लाइक मनी मार्केट में लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की है, ऐसा। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से अभी इंटरकनेक्टेडनेस अगर हम देखें तो एक और लेवल हाई ले जाने के लिए एशिया के कई कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया। ठीक है, और इस चीज़ से ये कोलैबोरेशन हुआ बिकॉज लेटस से एशिया के आसपास के जो कंट्रीज है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ चाइना, ठीक है, श्रीलंका, ये सब। तो इन दोनों के बीच 100 रुपीज़ यहाँ से यहाँ गया, 50 रुपीज़ यहाँ से यहाँ गया, इनके बीच में 50 रुपीज़ गया, यहाँ पे कुछ गया, यहाँ से कुछ आया, ऐसे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, नॉट छोटे बट या, ये सारे कंट्रीज के बीच जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम डॉलर के थ्रू मोस्टली करते हैं। डिफरेंट करेंसीज है तो डॉलर के थ्रू करते हैं। तो डॉलर्स जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है एक ही पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्यों ना इन सभी का नेट सेटलमेंट कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ज़्यादा डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इंटरनेशनल करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेट सेटलमेंट मतलब नेट से ये वाला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं इंडिया और नेपाल के बीच का। इंडिया नेपाल ने इंडिया को 100 रुपीज़ भेजा और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में 50 रुपीज़ वापस जो है इंडिया ने नेपाल को भेजा। तो 100 रुपीज़ यहाँ से आ गया, 50 रुपीज़ यहाँ से आ गया, दैट मीन्स 150 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं यहाँ पर इस पूरे ट्रांजैक्शन को करने के लिए। बट इसका नेट सेटलमेंट कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, देख लो कि कोई और ट्रांजैक्शन है तो नेट सेटलमेंट। तो 100 इधर, 50 इधर वापस, तो कितना, इफ़ वी से इस चीज़ को, इस ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई कर दे हम ऐसे कि नेपाल से 50 रुपीज़ गया, ठीक है, तो दैट वुड बी बेटर ना, इतने ट्रांजैक्शंस नहीं, इतना मनी का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस। तो $50, नॉट रुपीज, $50 जो है यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्ट हुआ, दैट इज द नेट सेटलमेंट। तो मल्टीलेटरल बेसिस पे, ये तो दो कंट्रीज को बता दिया, बहुत सारे कंट्रीज जो साउथ एशिया में, उन सभी के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मल्टीलेटरल बेसिस पे नेट सेटलमेंट किया जाता है, दैट इज द थिंग। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स चीज़ों को मल्टीलेटरल बेसिस पे सेटल करते हैं। ऑब्वियसली फॉरेक्स का यूसेज कम करो, इसके लिए था, और बीच में कई सारे इश्यूज हुए थे फॉरेस्ट का शॉर्टेज, तो इसकी वजह से ये आया। यूएनईएससीआईपी का, यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, ये बॉडी है, उसका एक इनिशिएटिव है 1974 का। मेंबर्स इसमें कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, हम कह सकते हैं बी स्क्वेयर, आई स्क्वेयर, एम स्क्वेयर, एनपीएस। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब मेंबर्स है इसमें। रीजंस यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सब है। करंट अकाउंट को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करता है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हेल्प करता है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इसके बेनिफिट्स एंड कॉस्ट क्या है। डोमेस्टिक अगर हम देखें इंडिया के अंदर, सेविंग्स जो है मोबिलाइज होते हैं, गवर्नेंस अच्छा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसी जो डिसीजन है वो ट्रांसमिट होता है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ग्लोबली इंटरनेशनल जो रिस्क है वो शेयर होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी यूएस कंट्री का शेयर जो है बाई किया, तो वैसे में उस कंट्री, वो जो कंपनी है उस यूएस में, वो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा तो आपको शेयर्स पे प्रॉफिट होगा। उनका अगर कंपनी डूबेगा तो आपके भी शेयर्स डूब जाएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो रिस्क शेयर हो रहा है इंटरनेशनली, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल ओपननेस एंड कंपटीशन बढ़ेगा। अब इसके कॉस्ट क्या है, रियल एंड इन्फॉर्मेशन चैनल ऑफ कंटेजियन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि किसी और कंट्री में कुछ इशू आ तो वो आपको भी इफेक्ट करेगा, कनेक्टेड है। फ्लोज भी जो है मिसएलोकेट हो जाते हैं, लेट से कहीं से कहीं जाना था और कहीं और ही पैसे पहुंच गए। रिवर्सल हो जाता है, कई बार बहुत सारे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया के शेयर्स में, और फिर सडनली इंडिया में कुछ भी ऐसा डिसीजन हो गया तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, तो सारे पैसे इंडिया से बाहर, तो रिवर्सल, और इसी को ही वॉलेटिलिटी ऑफ कैपिटल कहते हैं। Now this is the question from me, which among the following countries is not a member of Asian Clearing Union? ठीक है, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है, पी स्क्वेयर, आई स्क्वेयर, एम स्क्वेयर, एन पी एस, इसमें कहीं भी ए नहीं है। ठीक है, सो ए, अफगानिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो सी इज द राइट आंसर। अब मार्केट कनेक्टेडनेस अगर हम देखें, मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट में हम कह सकते हैं जो कॉल रेट है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को जो है दोनों एक दूसरे के बीच में लोन का एक्सचेंज, ठीक है, लोन का मनी
ये लेट्स से B1 इससे लोन ले रहा है तो कॉल मनी के थ्रू वो लेते हैं, 30th चैप्टर में हमने पढ़ा था। या फिर लॉन्गर टर्म के लिए है तो नोटिस इन टर्म मनी, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड होता है। रेपो रेट चेंज किया, इमीडिएटली कॉल इंटरेस्ट रेट जो है वो भी चेंज हो जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आराम से रेपो रेट वेरी करके मनी मार्केट में वेरिएशंस ले आते हैं और पूरे इकोनॉमी में वो फिर वेरिएशंस आते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड वे इन विच ये जो डिसीजंस है आरबीआई के वो ट्रांसमिट होते हैं। क्रेडिट मार्केट जहाँ पर बैंक्स सारे जो लोन दे रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रेपो पे डिपेंडेंट होता है, तो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट होती है। कैपिटल मार्केट यानी कि इक्विटी, इक्विटी में क्या हो रहा है, जब भी आपका जो शेयर्स वगैरह से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हैं तो लोग बॉन्ड कम बाई करते हैं। बॉन्ड्स यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट हो गया, तो बॉन्ड्स कम बाई करके शेयर ज़्यादा खरीद लें। अब बॉन्ड्स पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जो कि सेफ है, तो वो शेयर्स खरीदेंगे नहीं, जो कि रिस्की है, रिस्की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो इन दोनों के बीच में ऑपोजिट जो है रिलेशनशिप है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट, सारे कंट्रीज़ के जो मार्केट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वो दे मूव इन टैंडम, ठीक है। एक कंट्री का अच्छा हो तो बाकी कंट्रीज भी अच्छा हो जाते हैं फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उनके, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक के अंदर कैसे हम ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है, लेट्स से बैंक इंडिया के अंदर एक्टिविटीज कर रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, लोन दे रहा है, ये तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज। अब ये फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज जो कर रहा है वो डिफरेंट ट्रेजरी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ट्रेजरी मीन सम डिपार्टमेंट विच मेंटेन्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये एक ट्रेजरी, ये दूसरा ट्रेजरी मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। बट इंटीग्रेटेड ट्रेजरी में ये दोनों एक ही ट्रेजरी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इसमें यहाँ का प्रॉफिट यहाँ पर यूज़ करो, यहाँ का प्रॉफिट यहाँ पे यूज़ करो, यहाँ कुछ लॉस हो रहा है तो यहाँ से पैसे ले जाओ, ऐसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, अब CRR SLR एंड रिजर्व्स बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर CRR SLR में कमी हो रही है तो RBI से पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेक्स का प्रॉफिट उठा के वहाँ पे यूज़ कर लो। फंड्स की लिक्विडिटी, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अच्छे से होगा, आपका बैलेंस शीट सही रहेगा, रिस्क अच्छे से मैनेज होता है। कभी कोई इश्यू है तो आपके पास फंड्स की कमी नहीं होगी, यहाँ नहीं तो फॉरेक्स में, फॉरेक्स नहीं तो डोमेस्टिक में आपको मिल जाएगा। एंड आर्बिट्रेज का भी यहाँ पर जो है कई बार मौका होता है। आर्बिट्रेज मीन्स एक मार्केट में लेट से आप जो वेस्ट बंगाल का मार्केट है वहाँ पर 400 रुपीज़ में कोई साड़ी खरीद कर AP में जाकर 1000 रुपीज़ में सेल कर दे रहे हैं, तो यार गेनिंग 600 रुपीज़, वाई यू कुड गेन 600, सेम साड़ी है, सेम चीज़ है, बट दोनों मार्केट्स में उसके प्राइजेस अलग अलग हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेज के चांसेस कम है। एंड फॉरेन कंट्रीज में भी आप आर्बिट्रेज का यूसेज करके जो है कमाकर वो मनी डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक जो आपके एक्टिविटीज है बैंक के, उसमें यूज़ कर सकते हो। अब कंटेजियन इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देयर आर टू वेज इन विच इट स्प्रेड्स, हमने देखा था रियल एंड इन्फॉर्मेशन चैनल, ठीक है। इफेक्ट्स क्या है, कई बार हमने देखा है साउथ ईस्ट एशियन एशिया में बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से यहाँ से पैसा जो है ऐसा उड़ा है ड्यूरिंग 1997, क्योंकि ये सारे जो है फॉरेनर्स जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट थे, बट वो पैसा खींच के ले गए 1997 में, ये कंट्रीज ऑलमोस्ट कंगाल हो गए थे। यूएस के कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं यूएस बैंक्स में, तो पूरे इकोनॉमी में वो रिफ्लेक्ट करता है। 1930, 2008, 10 उस टाइम पे हमने देखा था, राइट। दीज आर द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ द कंटेजियन इफेक्ट, ओके। Now this is a homework question. Please पढ़िए अच्छे से and try to answer this question. I hope you'll be giving the right answer in the comment section. Let us see who gives the right answer. Apart from that, let me tell you, अगर आप लोग को कोई भी query है, कोई भी issue, you can always let us know 8146207241 पर, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। All the best for your preparation. Thank you.